रोज की तरह एक माँ सुबह अपने घरेलू काम में व्यस्त थी और पिता प्रतिदिन की भांति सिले हुए कपड़ों को लेकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन रिसीव करते ही उधर से आवाज आई, मैं आरजीकर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपके बेटी की तबीयत खराब है, आप तुरंत आ जाइए, कहकर फोन काट दिया जाता है। एक बाप का कलेजा धड़कने लगता है। तब तक दूसरी बार मोबाइल फोन की घंटी बज उठती है। उधर से आवाज आती है, उसकी हालत बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो सके आइए। पिता पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं? बताया जाता है कि मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूं। फिर फोन काट दिया जाता है, मगर एक बार फिर फोन आता है कि शायद उसने आत्महत्या कर ली है, वह मर चुकी है। नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया है। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। कोलकाता शहर से कुछ ही दूरी पर, या कहें कोलकाता में ही, सोदेपुर एक उपनगर, जहां एक दर्जी पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और बिटिया भी अपने पिता की मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहती है। परिणाम स्वरूप उसने हाई स्कूल कोलकाता बोर्ड में 90% और इंटरमीडिएट में 89% अंक प्राप्त किया। चूंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए माँ बाप भी उसको पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। पिता की मेहनत उस दिन रंग लाई जब बिटिया ने जी और मेडिकल दोनों क्वालिफाई कर लिया। अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए उसने एमबीबीएस चुना और कल्याणी जेएनएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पीजी करने का फैसला किया और आरजीकर हॉस्पिटल को चुना, जो उसके घर यानी सोदेपुर से 1 घंटे की दूरी पर है। आरजीकर हॉस्पिटल में उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषता के रूप में चुना। आरजीकर हॉस्पिटल को वह अपना दूसरा घर मानने लगी थी। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। 8 अगस्त 2024 की रात वह ड्यूटी पर थी और उसके साथ 2 डॉक्टर और जो चेस्ट डिपार्टमेंट से थे, साथ में एक ट्रेनी डॉक्टर भी थी तथा एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। मरीजों की देखरेख व इलाज में रात के कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। अब दूसरा दिन यानी 9 अगस्त हो चुका था। काम की थकान और चूंकि महिला डॉक्टर व उनके अन्य 4 साथी सभी ने खाना भी नहीं खाया था, यह निर्णय लिया गया कि सब साथ में सेमिनार हॉल में चलेंगे और साथ में खाना खाएंगे। और उसी रात ओलंपिक गेम में नीरज चोपड़ा की प्रतियोगिता भी थी। सभी सेमिनार हॉल की तरफ चल पड़े, इस उद्देश्य से कि वही खाना खाया जाएगा और नीरज चोपड़ा का मैच भी देखा जाएगा। आरजीकर अस्पताल का सेमिनार हॉल तीसरे तल पर था और चेस्ट डिपार्टमेंट भी उसी तल पर था। सेमिनार हॉल में टीवी भी लगी थी। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और नीरज चोपड़ा का मैच देखा। इतने में भोर के 2 बज चुके थे। काम की थकान का असर अब दिखने लगा था। वो महिला डॉक्टर ने कहा, कुछ देर यहीं आराम कर लिया जाए। सेमिनार हॉल से लगे हुए एक कमरा जो अस्पताल के स्टाफ को आराम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कभी कभार उस कमरे का उपयोग मरीजों के लिए भी कर लिया जाता था। उस कमरे में 2 ही बेड थे। 2 अन्य डॉक्टर उस कमरे में सोने चली जाती हैं। महिला डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में लेट जाती है और ट्रेनी डॉक्टर यह कहकर कि अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आप लोगों को जगा दूंगी, तथा अस्पताल हाउस स्टाफ भी वापस अस्पताल में चला जाता है। 9 अगस्त की सुबह अस्पताल का कर्मचारी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है। अंदर का दृश्य देखते ही वह अवाक रह जाता है। एक महिला की अर्धनग्न लाश, चेहरा खून से लथपथ, यह देखते ही वह वापस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है और वहां पर ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ से बताता है। सभी सेमिनार हॉल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अंदर का दृश्य देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह सूचना सर्वप्रथम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को दी जाती है। संदीप घोष का घर आरजीकर हॉस्पिटल से लगभग 10 मिनट की दूरी पर स्थित है, मगर किसी कारणवश उन्हें आने में लगभग 1 घंटे लगते हैं।
प्रिंसिपल संदीप घोष के आने के बाद महिला डॉक्टर के माता पिता को सूचना दी जाती है। सूचना किस प्रकार दी गई, इसका विवरण मैंने वीडियो के शुरू होते ही बताया है। प्रिंसिपल संदीप घोष के द्वारा कोलकाता पुलिस को सूचना दी जाती है। प्रिंसिपल संदीप घोष की तरह कोलकाता पुलिस भी किसी कारणवश कुछ देरी से ही पहुंचती है। कोलकाता पुलिस अपने जांच में जुट जाती है। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा महिला डॉक्टर को मृत घोषित किया जा चुका था। करीब दोपहर के 12 बजे महिला डॉक्टर के माता पिता भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। सेमिनार हॉल में मौजूद सारे साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। इधर मां बार बार कह रही है, मेरी बच्ची को दिखा दो, मगर अस्पताल और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक उसे दिखाया नहीं गया। करीब 3 बजे के आसपास माता पिता को मोर्चरी रूम में ले जाया जाता है, जो आरजीकर हॉस्पिटल में ही है। मोर्चरी स्टाफ मृतका की माता को उसकी बच्ची की लाश के पास ले जाता है। मां चादर हटाती है। अर्धनग्न शरीर को देखकर मां चीख उठती है, मेरी बेटी की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। क्योंकि फोन पर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट द्वारा बताया गया था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। चादर हटाने के बाद मां ने देखा नीचे की पैंट नहीं है, ऊपर का कपड़ा फटा हुआ है, आंख से खून आ रहा है और नाक से भी खून आ रहा है। मां का कलेजा फट जाता है। अपनी बच्ची को इस अवस्था में देखकर, जिस बच्ची को उतने लाड प्यार से पाला, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, उसको इस तरह देखकर कैसी रही होगी उस मां की मनोस्थिति। कोलकाता पुलिस के द्वारा लाश का पोस्टमार्टम करवाकर अस्पताल के नजदीक ही एक शमशान घाट पर माता पिता की उपस्थिति में दाह संस्कार करवा दिया जाता है। इधर पुलिस जांच की कार्रवाई तेज करती है। सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यह ब्लूटूथ ही असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। चूंकि महिला डॉक्टर के पास मोबाइल व अन्य सामान सभी उसकी लाश के पास ही पड़े थे, उस ब्लूटूथ को महिला डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, मगर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ। अब पुलिस की परेशानियां बढ़ने लगी थी। बारी बारी से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ के मोबाइल से भी ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, मगर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है। परेशानी बढ़ती जाती है। तब पुलिस की नजर सेमिनार हॉल की गैलरी में लगे कैमरे पर पड़ती है। कैमरे का फुटेज देखा जाता है, जिसमें कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिखा जिस पर कोलकाता पुलिस शक कर सके। फिर अचानक कैमरे के फुटेज पर एक पुलिस कांस्टेबल की नजर पड़ती है। एक व्यक्ति भोर 3 बजे के बाद सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और वह पुनः 40 से 45 मिनट बाद वापस आता दिखता है। एक बार फिर फुटेज को बड़ी बारीकी व ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति जब सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा है तो उसके गले में ब्लूटूथ लटक रहा है, मगर वापस आते समय उसके गले में ब्लूटूथ नहीं दिखता है। अस्पताल के डॉक्टर्स व अन्य स्टाफ से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय है। वह न तो हॉस्पिटल स्टाफ से है और न ही डॉक्टर है। वह कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर है और हमेशा उसका अस्पताल परिसर में आना जाना लगा रहता है। पुलिस के द्वारा संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो हॉस्पिटल से सटे हुए पुलिस बैरक में सोते हुए पाया गया। ये संजय रॉय है कौन, क्या करता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 33 वर्षीय संजय रॉय 2019 से नागरिक स्वयं सेवक के रूप में कोलकाता पुलिस के साथ काम कर रहा था। पहले वह बॉक्सर भी था। 2019 में कोलकाता पुलिस ने संजय राय को आपदा प्रबंधन समिति में काम सौंपा। उसके काम करने के तरीकों से खुश होकर बाद में उसे पुलिस डेवलपमेंट विभाग में भेज दिया। ट्रेड मुक्केबाज संजय रॉय ने पिछले कुछ वर्षों में सीनियर पुलिस अधिकारियों से करीबी बना ली थी। इसी करीबी और संबंध की वजह से उसे पुलिस कल्याण बोर्ड में शामिल किया गया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पुलिस चौकी में तैनात कर दिया गया। संजय राय की गिरफ्तारी से पहले और बाद जिस तरह एक के बाद एक वारदात की कड़ियां उससे जुड़ती चली गई, उससे न सिर्फ क्राइम के सच को बल्कि उससे उसके कनेक्शन को भी बिल्कुल साफ कर दिया। क्या कोई रेप और कत्ल जैसी वारदात को अंजाम देकर इतना निश्चिंत रह सकता है, ये जानते हुए भी कि मैंने रेप और कत्ल किया है? वो शराब पीकर पुलिस की बैरक में चैन की नींद सो सकता है? सवाल अजीब है, लेकिन कोलकाता के आरजीकर रेप केस के आरोपी संजय राय का सच कुछ ऐसा ही है। पुलिस की पूछताछ में संजय राय ने वारदात के पहले व वारदात करने तक की जो कहानी बताई वो इस प्रकार है। संजय राय ने बताया उसका एक करीबी जिसका नाम सौरभ है और सौरभ भी सिविल वॉलंटियर है।
सौरभ का भाई उसी हॉस्पिटल में एडमिट था और सौरभ ने 8 अगस्त को ही अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया था। भर्ती करवाने के बाद सौरभ पुनः 8 अगस्त की रात 10:30 बजे अस्पताल पहुंच जाता है। अब वहां संजय रॉय भी सौरभ के पास पहुंचता है। इसके बाद सौरभ और संजय दोनों मरीज को छोड़कर बाहर गए। दोनों ने बाहर जाकर शराब पी। इसके बाद दोनों रेड लाइट एरिया सोनागाछी गए। वहां सौरभ एक कमरे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। जब सौरभ बाहर आया तो दोनों ने शहर के ही एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में जाने का फैसला किया। सोनागाछी से चेतला की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है और रात भी काफी हो चुकी थी। दोनों बाइक से ही चेतला पहुंच गए, लेकिन यहां भी संजय रॉय बाहर ही खड़ा रहा और बाहर खड़े रहते ही उसने अपने प्रेमिका से बात भी की। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अंदर नहीं गया। मगर कोलकाता पुलिस को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दो रेड लाइट एरिया घूमकर दोनों आरजीकर अस्पताल पहुंच चुके थे। उस समय रात के करीब 2:45 बज रहे थे। उसके बाद संजय राय पुलिस चौकी बैरक जाने की बजाय अस्पताल की तरफ बढ़ गया। इस पर सौरभ ने पूछा, उधर कहां जा रहे हो? तो संजय राय ने बताया कि अस्पताल की तरफ से भी एक सड़क पुलिस बैरक की ओर जाती है, उसी ओर से चला जाऊंगा। लेकिन वह सीधे अस्पताल के मेन बिल्डिंग में घुस जाता है और तीसरे तल पर सेमिनार हॉल में घुसकर महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या कर देता है। पुलिस ने जब संजय राय को गिरफ्तार किया था तो पिछली रात महिला डॉक्टर के साथ की गई मारपीट व ज्यादती के निशान उसके हाथ और जांघ पर पाए गए। उधर महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिस पर दोनों आंख घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल हो पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों के नाखून घायल, प्राइवेट पार्ट से खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई दर्शाया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई द्वारा जांच जारी है। आरोपी जेल के सलाखों में कैद है। साथियों, इस घटना को सुनाना मकसद इतना है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ना ही किसी का दिल दुखाना और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। दोबारा ऐसा कृत्य ना हो, इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, अपने स्नेह व आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।